हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को समझा था और अमेरिका के उदाहरण से हमने समझा कि किस प्रकार से अमेरिका में एक राष्ट्रपति के द्वारा जो है शासन कार्य किया जाता है और अध्यक्षात्मक जो है शासन प्रणाली क्या होती है, उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। संसदीय शासन प्रणाली अंग्रेजी में इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो भारत में इसी प्रकार की शासन प्रणाली है, तो हम इसको भी डिटेल में देखेंगे कि ये शासन प्रणाली क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके क्या अच्छी बातें हैं और क्या इसमें जो है कमियां हैं। इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में हम संसदीय शासन प्रणाली को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के साथ में तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे कि उनमें अंतर क्या है। और साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में जो कि ब्रिटेन से प्रभावित है, तो क्या भारत की संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन के जैसी ही है या दोनों में कुछ अंतर हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो इस क्लास में हम इस पूरे सिस्टम को समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम तुलनात्मक अध्ययन को समझेंगे। तो संसदीय शासन प्रणाली किसको कहते हैं? जैसे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि वहाँ पर दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है, एक ही कार्यपालिका होती है और उसका प्रमुख होता है वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति। यहाँ पर जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसकी विशेषता में पहला बिंदु ये है कि यहाँ पर जो है दोहरी कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका से तात्पर्य ये है कि जो सबसे प्रमुख दो पद होते हैं वो दो अलग अलग व्यक्तियों के पास में होते हैं, इसीलिए जो है दो कार्यपालिकाएं बन जाती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दो होते हैं। एक तो जिसको कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, जब दो हो जाएंगी तो यहाँ पे एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है उसके नाम पर शासन किया जाता है, इसीलिए इसको नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। इसका प्रमुख जो होता है वो राज्य का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्र का प्रमुख, इसका प्रमुख होता है। इसको जो है आप कह सकते हैं राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष कह सकते हैं या राज्याध्यक्ष कह सकते हैं, या फिर आप इसे भारत के संदर्भ में जो ये पद होता है, भारत में ये राष्ट्रपति को पद दिया गया है। भारत में किसे दिया गया है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही जो है वो राष्ट्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष होता है। देखिए, राष्ट्राध्यक्ष के पद नाम को कुछ भी नाम दिया जा सकता है अलग अलग देशों में। तो जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो भारत में किसके पास में है? वो राष्ट्रपति के पास में है। और राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, यानी कि ये सबसे बड़ा पद है भारत की कार्यपालिका में। तो ये नाम मात्र की कार्यपालिका इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई हैं इसके नाम से ही पूरे कार्यपालिका का कार्य किया जाता है, लेकिन वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग इसकी मंत्रिपरिषद करती है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख व्यक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जो है वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, तो उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। तो एक हो गई नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। कार्यपालिका, अब जो वास्तविक कार्यपालिका है यानी कि वास्तव में जिसके पास पावर्स हैं व्यवहार में, तो ये शासन का प्रमुख होता है। ये क्या होता है? शासन का प्रमुख। और भारत में जो ये पद दिया गया है वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, और ये संवैधानिक प्रमुख हैं। भारत में जो राष्ट्रपति हैं ये क्या हैं? संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, और ये है शासन के प्रमुख। तो यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका हो गई। देखिए, दो कार्यपालिकाएं हो गई क्योंकि दो प्रमुख हैं यहाँ पर। शासन के प्रमुख अलग व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री, और राष्ट्र के प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो इस प्रकार से दोहरी कार्यपालिका जिस शासन व्यवस्था में पाई जाती है उसको संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। इसमें संसद का अहम रोल है। अब देखिए, इसमें दूसरी विशेषता ये है
कि यहाँ पर जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका विधायिका में से ही निकलती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी इसलिए होती है क्योंकि कार्यपालिका को जो विधिक जो है मान्यता मिली हुई है वो विधायिका के द्वारा ही मिलती है। तो यहाँ पर जो अगला हम पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद जो है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता यानी लोकतंत्र में ये संस्था लीगल है, वैधता विधायिका से प्राप्त करती है, विधायिका से प्राप्त करती है। चाहे आप इसको वैसे लिखें, चाहे आप उस तरह से लिखें, यानी कि विधायिका ही सृजन करता है। हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि भारत में जब सांसदीय का चुनाव होता है तो सभी एमपी मिल करके विधायिका बनाते हैं, और भारत की विधायिका को क्या कहते हैं? भारत की विधायिका को संसद कहा जाता है। तो संसद में से ही जो एमपी होते हैं वही एमपी जो है विधायिका भी हैं। यही सब लोग मिल करके विधि बनाते हैं। अब जो विधायिका है उसमें विपक्ष के भी एमपी हैं, उसमें सत्ता पक्ष के भी एमपी हैं, तो उसमें विधायिका में जो है सभी आ जाते हैं, और उसमें राज्यसभा लोकसभा के सभी एमपी मिल करके विधायिका हैं। यही लोग विधि बनाते हैं, यही लोग तो बिल पेश करते हैं, फिर उसको राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा के वो विधि बन जाता है, इसीलिए इनको विधायिका कहते हैं। फिर इसी विधायिका में से जो सत्ता दल होता है, जो बहुमत वाला दल होता है, उसमें के नेता जो है प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं। तो वो प्रधानमंत्री और मंत्री मिलकर के मंत्रिपरिषद, वो होती है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका और विधायिका में अलग अलग लोग नहीं हैं, वही लोग कुछ समय के लिए विधायिका हैं और कुछ समय के लिए कार्यपालिका हैं। पहले वो जब सदन में जाते हैं, सदन की मीटिंग करते हैं, यानी सत्र बनता है, तो वो वहाँ पर विधायिका का काम करते हैं, विधि बनाते हैं। वही प्रधानमंत्री, वही गृह मंत्री, वही शिक्षा मंत्री, वही लोग विधि बनाते हैं बैठ करके, और बाद में वो आते हैं और कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं, उन्हीं विधियों को लागू कराते हैं। तो दो दो रोल यहाँ पर वो लोग अदा करते हैं। तो इसको कहते हैं दोहरी सदस्यता, यानी कि यहाँ पर इसे आप क्या कह सकते हो? दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता का मतलब क्या है? दोहरी सदस्यता का मतलब है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं। कार्यपालिका, यहाँ पे मुख्य कार्यपालिका की बात हो रही है जो अस्थायी है, वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की बात नहीं हो रही, इतना ध्यान रखिएगा। कार्यपालिका के सदस्य, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद वगैरह, विधायिका के भी सदस्य होते हैं, विधायिका के भी सदस्य होते हैं। ये चीज़ है। वही लोग कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं। अमेरिका वाले कंडीशन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर वो लोग विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। वहाँ का जो राष्ट्रपति है या वहाँ की जो मंत्रिपरिषद है वो विधायिका के सदस्य नहीं है, यानी कि वहाँ के कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं, यहाँ पर उन्हीं में से होते हैं। तो ये दो विशेषताएं, आपने तीन विशेषताएं देखी। तो अगर यहाँ पर उत्तरदायित्व की बात हम कर रहे हैं कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में जो कार्यपालिका है या मंत्रिपरिषद है तो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो हमेशा याद रखिएगा, जो संसदीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पर जो लोकप्रिय सदन होता है उसके प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो भारत में लोकप्रिय सदन कौन सा है या निचला सदन कौन सा है? वो है लोकसभा। तो यहाँ की जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा विधायिका ही है। तो यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है आप नोट भी कर सकते हैं, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए, विधायिका में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गए, लेकिन अगर और डीप में जाएंगे तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति।
लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है इसका, सामूहिक रूप से उत्तरदायी, व्यक्तिगत रूप से नहीं है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यानी कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ मिलकर के काम करती है तो वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका मतलब ये है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए सरकार के खिलाफ तो फिर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, यानी पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कुछ बचे रह जाए, तो वो पूरे के पूरे एक ही साथ उत्तरदायी हैं उसके लिए सामूहिक रूप से। तो इतनी चीज़ आशा है आप समझ गए होंगे। संसदीय शासन प्रणाली में 2 कार्यपालिका होती हैं। एक कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति या फिर आप कह सकते हो राष्ट्राध्यक्ष। तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति ही है। और उसको नाम मात्र की कार्यपालिका इसलिए कहते हैं कि कार्यपालिका के सभी काम उसी के नाम से किए जाते हैं। और काम करता कौन है? शासन का प्रमुख। तो इसको कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका, जहाँ पर प्रधानमंत्री पद होता है जो शासन का प्रमुख कहलाता है, और यही वास्तव में शक्तियों का प्रयोग करता है, इसीलिए इसको वास्तविक शक्तिशाली पद है, ये वास्तविक कार्यपालिका कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात हमने बताई कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की जो मंत्रिपरिषद है यानी कार्यपालिका जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। सामूहिक रूप से उत्तरदायी का भी अर्थ हमने बताया आपको। आगे हम जब संसद वगैरह पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे। कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता, यानी कार्यपालिका वैध है या अवैध है ये कौन तय करेगा? यानी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मंत्रिपरिषद है, ये लीगल रूप से हैं या अनैतिक रूप से हैं, अवैध रूप से हैं, ये कौन तय करेगा? ये विधायिका तय करेगी। यानी कार्यपालिका की लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त होती है। यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तब तक जो है रहेंगे जब तक कि विधायिका में उनका बहुमत रहेगा, और जैसे ही विधायिका में उनका बहुमत, विधायिका के कौन से उसमें? लोकसभा में उनका बहुमत गिर जाएगा, वैसे ही उनकी सरकार गिर जाएगी। तो उनको ये लीगल पावर कहाँ से मिल रही है? विधायिका से ही मिल रही है। दोहरी सदस्यता का मतलब ये है कि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, यानी जो प्रधानमंत्री हैं, जो मंत्रिपरिषद में जो भी मंत्री हैं, वो सब विधायिका के भी सदस्य होते हैं, यानी वो सांसद ही होते हैं। अब यहाँ पर लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। यानी कि विधायिका में ये दोनों जगह के हो सकते हैं। उदाहरण भी हैं आपके सामने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहे वो राज्यसभा के सदस्य थे। और इसमें ये भी कहा गया है कि भारत के संदर्भ में जब बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद में वह लोग भी आ सकते हैं जो सदस्य नहीं हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने बताया कि सदस्य होना अनिवार्य है तो इसीलिए 6 महीने का समय दिया जाता है। 6 महीने के बाद में उनको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, यानी जीत के आना होगा या जैसे भी हो, लेकिन उनको सदस्य बनना पड़ेगा, तभी वो आगे मंत्री रह पाएंगे। तो इसका मतलब है, कभी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि क्या भारत में कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो कहीं का एमपी ना हो, यानी कि ना वो लोकसभा का मेंबर हो और ना राज्यसभा का मेंबर हो, तो क्या वो मंत्री बन सकता है? तो आपका उत्तर होगा हाँ, वो बन सकता है 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद में अगर उसको बने रहना है तो फिर उसको कहीं ना कहीं का मेंबर बनना पड़ेगा। तो उसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो दोहरी सदस्यता ये हो गई, यहीं पे आप नोट करके ये बात नोट कर लीजिएगा। अब तीसरी बात देखें, यहाँ पर बहुमत दल का शासन होता है। जहाँ भी बहुमत दल, जहाँ भी संसदीय प्रणाली होगी वहाँ यही सिस्टम होगा, बहुमत दल का शासन। जो भी दल बहुमत में होगा उसी की कार्यपालिका बनेगी, यानी वही जो है मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा, प्रधानमंत्री उसी दल का बनेगा, राष्ट्रपति उसको बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ पर बहुमत दल का शासन होता है और इसीलिए यहाँ पे सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं है, क्योंकि ये बहुमत पर आधारित है। ये किस चीज़ पर आधारित है? बहुमत पर आधारित है। तो बहुमत बनाए रखना होगा। अगर 5 साल का कार्यकाल है लोकसभा का तो 5 वर्ष तक सरकार को अपना बहुमत बनाए रखना होगा, यानी विश्वास मत बनाए रखना होगा लोकसभा में। और अगर विश्वास मत खो जाता है बीच में तो फिर सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए ये यहाँ पर जो सरकार होती है संसदीय शासन प्रणाली में, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है, तो प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल
निश्चित नहीं है। जब तक उसका लोकसभा में बहुमत है तब तक वो प्रधानमंत्री पद पर है। हाँ, लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 साल निर्धारित किया गया है, एक टेन्योर बीच में भंग हो जाएगी तो फिर से इलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर बहुमत दल का शासन होता है, इसीलिए जो है इसकी कमी एक है। हालांकि कमी अभी हम अलग से लिखेंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं बहुमत दल का शासन होता है। इसका मतलब है कि बहुमत भंग होने पर, बहुमत ना रहने पर, बहुमत ना रहने पर जो है सरकार क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। बहुमत सिद्ध करके आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये 3-4 बातें हो गई। अब इसी में 1-2 बातें और लिखेंगे, फिर हम देखेंगे इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और इसकी कमियाँ क्या हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि बहुमत दल का शासन होता है, इसीलिए राजनीतिक रूप से क्या होगी, एक रूपता होगी या बहुरूपता होगी, एक रूपता होगी। क्योंकि अगर एक पार्टी बहुमत में है, उसकी सरकार आई तो सभी उसी पार्टी के जो है उसमें मंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री भी उसी पार्टी का होता है। इसीलिए इसमें जो है राजनीतिक एक रूपता पाई जाती है, राजनीतिक एक रूपता पाई जाती है। और यहाँ पर जो निचला सदन होता है वो विघटित हो जाता है, निचला सदन विघटित होता है, यानी लोकसभा जो है वो विघटित होता है। और वहाँ पर हमने राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो देखी थी अमेरिका की, उसमें निचला सदन विघटित नहीं होता है, कार्यकाल उनका निश्चित है। तो निचला सदन यहाँ पर विघटित होता है। यहाँ पर जो है गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाता है, गोपनीयता के सिद्धांत का पालन, ये सभी विशेषताएं हैं सिद्धांत का पालन। जहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली होगी वहाँ पर इतनी चीज़ें जरूर पाई जाएंगी। राजनीतिक एक रूपता का मतलब है जब बहुमत दल का शासन है तो एक ही राजनीतिक पार्टी के जो है वो सभी मंत्रिपरिषद में आएंगे। निचला सदन विघटित होता है, इसमें लोकसभा जो है विघटित होगी और गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसमें जो मंत्रिपरिषद होती है वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, वो अपने पद पर जो भी कार्य करेंगे, जो भी चीज़ें हैं उनको गोपनीय बनाए रखेंगे, तो गोपनीयता की शपथ इसमें होती है। ऐसा जो है इसका एक विशेषता है। अब इसमें देखिए इसको जो है कई नामों से जाना जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में जो है 2 स्तर हैं सरकार के, एक है केंद्र और एक है प्रांत या राज्य। तो दोनों ही स्तरों पे, दोनों जगह यही प्रणाली अपनाई गई है, संसदीय प्रणाली पाई जाती है। दोनों ही जगह पर यही सिस्टम अपनाया जाएगा। और इसके लिए अगर आपको आर्टिकल पूछा जाए किस आर्टिकल के आधार पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो आर्टिकल 74, 75, आर्टिकल 163 राज्यों के लिए, तो वहाँ पर मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। हम उसको डिटेल में भी समझेंगे वहाँ पर क्या है। तो देखिए केंद्र के संदर्भ में अगर देखें तो आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो आर्टिकल 74 के आधार पर मंत्रिपरिषद के गठन की बात कही गई है सेंटर में। और अगर प्रांत में हम देखें तो प्रांत में आर्टिकल 163 की बात की जाती है। 163 में कहा गया कि राज्यपाल की सहायता के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद होगी, वहाँ पे मुख्यमंत्री प्रमुख होता है उसका। तो ये जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 74, 75, इधर 163 इत्यादि, ये सब क्या हैं, ये संसदीय प्रणाली की स्थापना करते हैं। तो भारत में केंद्र में भी राज्य में भी दोनों जगह पर एक ही जैसा सिस्टम पाया जाता है। और वो सिस्टम क्या है, दोहरी कार्यपालिका का सिस्टम, जिसको कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। तो आशा है संसदीय शासन प्रणाली का जो विशेषताएं हैं वो आप समझ गए होंगे। अगर इसको एक बार में हम रिवाइज करें तो सिंपल शब्दों में आप ये कहोगे कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, जैसे कि भारत, वहाँ पर राष्ट्र का प्रमुख एक अलग व्यक्ति होता है, भारत में राष्ट्रपति होता है, और शासन का प्रमुख दूसरा व्यक्ति होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार से 2 कार्यपालिकाएं बन जाती हैं। एक को नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं, एक को वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। और यहाँ पर हमने और विशेषताएं बताई कि जो कार्यपालिका बनेगी, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। भारत में जो मंत्रिपरिषद बनती है वो
लोकसभा विधायिका का ही अंग है ना, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सामूहिक रूप का मतलब है कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद एक ही साथ जो है वो उत्तरदायी है, और अगर बहुमत हासिल नहीं उनको होता है यानी विश्वास मत खो देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद यानी पूरी सरकार गिर जाएगी। और हमने बताया कि यहाँ पर दोहरी सदस्यता है, यानी कि जो सदस्य विधायिका के हैं उन्हीं में से जो है कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं, यानी उनकी मेंबरशिप दोनों जगह होती है। बहुमत दल का शासन होता है, इसीलिए राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है। निचला सदन यहाँ विघटित होता है यानी लोकसभा, और गोपनीयता के सिद्धांत का पालन यहाँ पर किया जाता है। जो मंत्रिपरिषद होती हैं वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो ये प्रणाली कहलाती है शासन की संसदीय शासन प्रणाली। अब आप पिछली क्लास को अगर ध्यान दे रहे होंगे तो उसके जस्ट विपरीत स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, यानी कि वहाँ पर कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो कुछ अच्छी बातें इसमें भी हैं और कुछ दोष भी हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। जैसे अध्यक्षात्मक वाले में हमने गुण और दोष देखे थे। इसके बाद इसका तुलनात्मक विवरण जरूर आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो तुलनात्मक रूप से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है कि भारत और अमेरिका की सरकार की प्रणालियों की तुलना कीजिए, या आप तुलनात्मक रूप से ये देखिए कि भारत के संदर्भ में कौन सी प्रणाली ज़्यादा उचित बैठती है। तो पहले इसकी हम प्लस पॉइंट देखें यानी गुण। अगर हम इसके गुण देखें यानी क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि यहाँ पर विधायिका से ही कार्यपालिका निकली होती है, इसका मतलब विधायिका और कार्यपालिका में एक संबंध है। तो यहाँ पर कभी भी विधायिका और कार्यपालिका में टकराव की स्थिति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? भाई एक ही आदमी है, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ यानी कार्यपालिका हूँ, और मैं ही सांसद भी हूँ जो विधि बनाऊँगा। प्रधानमंत्री भी तो विधायिका का ही अंग है, वो सांसद ही तो है। तो सांसद जब सांसद के रूप में बैठेगा जाकर के वहाँ पर, तो वो विधि बनाएगा, और फिर प्रधानमंत्री के रूप में वो कार्यपालिका है। तो वो जब चूँकि एक ही व्यक्ति होते हैं, वही विधायिका में होते हैं, वही कार्यपालिका में होते हैं, तो फिर उन दोनों के बीच में टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए आसानी से नीतियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर जो है विधायिका, अमेरिका के जस्ट उल्टा ये बात है, विधायिका एवं कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका में टकराव नहीं होता, क्योंकि दोनों जगह एक ही मेंबर हैं, तो टकराव की कोई बात ही नहीं है। वही लागू करने वाले, वही विधि बनाने वाले, तो टकराव होगा ही नहीं। दूसरी चीज़ देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो है उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार की स्थापना यहाँ पर होती है। अमेरिका वाले मॉडल में हमने देखा था कि उत्तरदायी सरकार नहीं बनती है, क्योंकि वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है नहीं, तो वहाँ पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं है। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो दो प्रश्न आए। एक तो आया कि स्थायी सरकार बने, और एक आया उत्तरदायी सरकार बने। यानी कि हम अमेरिका वाला मॉडल अगर अपनाएं तो वहाँ पर देखें कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है, तो वो 4 वर्ष चलता है पूरा, बीच में नहीं वो गिर सकती है सरकार, लेकिन वो उत्तरदायी नहीं है। भारत में सरकार उत्तरदायी तो है, उत्तरदायी बनाई संसदीय मॉडल से, लेकिन वो स्थायी नहीं है, सरकार बीच में भी गिर जाती है। और आपने देखा गठबंधन की राजनीति होती है, तमाम जो है राजनीतिक अपराध भी होते हैं इसमें, राजनीतिक दबाव भी होते हैं, और सरकारें बीच में गिर जाती हैं और फिर से नई सरकार बनती है। टेन्योर कोई ज़रूरी नहीं है अपना कार्यकाल वो पूरा करे। तो उत्तरदायी तो है लेकिन स्थायी नहीं है। तो डॉक्टर अम्बेडकर के सामने जब वहाँ पर प्रश्न आया, तो यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर और कई समर्थकों ने किस चीज़ को चुनाव दिया? उन्होंने कहा कि जरूरी तो दोनों हैं, दोनों होने चाहिए, लेकिन इसको ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, यानी सरकार उत्तरदायी होनी चाहिए, स्थायी वो भले न हो। तो इसीलिए हम संसदीय शासन प्रणाली की तरफ बढ़े। तो इसको उत्तरदायी सरकार प्रणाली भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा नाम भी आ जाएगा कि उत्तरदायी सरकार प्रणाली कौन सी है, तो उत्तरदायी सरकार प्रणाली जो है वो संसदीय सरकार प्रणाली होती है, अध्यक्षात्मक वाली उत्तरदायी नहीं होती। वो उसकी कमियों में आपने लिखा होगा। और एक नाम इसको और दिया जाता है, इस संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल, इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल इसलिए कहते हैं,
ये एक जगह का नाम है। वेस्टमिंस्टर जो है लंदन में एक जगह है ब्रिटेन में, और वहीं पर उनकी संसद बनी हुई है। जैसे अपनी भारत की संसद जो है दिल्ली में बनी हुई है, वैसे ही उस जगह का नाम है, समझिए उस स्थान का नाम है वेस्टमिंस्टर। तो जैसे यहाँ लोग कहते हैं ना कि दिल्ली की सरकार से आदेश आया है। दिल्ली शब्द का मतलब ही हो जाता है केंद्र सरकार, कि दिल्ली क्या कह रही है, दिल्ली ने आज ये कहा, दिल्ली ने वो कहा। तो दिल्ली का मतलब सरकार के संबोधन से हो जाता है। तो उसी प्रकार से वेस्टमिंस्टर मॉडल इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो संसदीय शासन प्रणाली है इसका उद्भव ब्रिटेन में ही हुआ। हालांकि ब्रिटेन का पूरी तरीके से हम कॉपी नहीं हैं, हमारी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से थोड़ा भिन्न है। उसको भी हम देखेंगे कि क्या अलग है, वो प्रश्न भी बनेगा कि हालांकि हमने संसदीय शासन प्रणाली को सीखा है ब्रिटेन से, लेकिन फिर भी ब्रिटेन से हम थोड़ा अलग हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें अलग हैं उन पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिर भी ये संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ही आई, और ब्रिटेन की संसद कहाँ स्थित है, वेस्टमिंस्टर में। तो इसको जो है बोलचाल में वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है सरकार का। तो ये भी नोट करिएगा आप। तो उत्तरदायी सरकार होती है। ये उत्तरदायी क्यों होती है? क्योंकि जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखिए यहाँ पर निरंकुशता पर प्रतिबंध है। निरंकुशता की संभावना कम है, संभावना कम, क्योंकि चूंकि तानाशाही यहाँ नहीं हो सकती है, कंट्रोल इस पे ज़्यादा है, जबकि वहाँ पर उत्तरदायी नहीं है, इसलिए शासन में वो तानाशाह हो सकते हैं। तो यहाँ पर निरंकुशता कम संभावना है। हालांकि कभी कभी जब बहुमत में सरकार होती है और कैबिनेट, इसको कैबिनेट प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इस सरकार में जो है कैबिनेट के द्वारा शासन किया जाता है। पूरी की पूरी पावर जो होती है वो कैबिनेट मंत्रियों के बीच में बटी होती है, वही शक्ति का मेन केंद्र होते हैं। तो इसको कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो प्रभाव है वो किसका है, कैबिनेट का है, मंत्रिमंडल का है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है? देखिए मंत्रिपरिषद जो पीएम अपने टोटल मंत्री बनाता है वो सब मंत्रिपरिषद कहे जाते हैं, लेकिन सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य यानी सभी मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। आप इस तरह समझिए कि ये एक मंत्रिपरिषद है, तो इसी में कुछ मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। कुछ मंत्री क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, और बाकी जो है वो मंत्रिपरिषद है पूरा। तो कैबिनेट मंत्री भी मंत्री ही होते हैं और अन्य सभी मंत्री होते हैं। टोटल मिला के उसको कहेंगे मंत्रिपरिषद। वो बड़ा आकार है, मान लेते हैं 100 मंत्री हैं। अब 100 में से 15 बहुत मुख्य मंत्री हैं, बहुत विशेष हैं, जो वही मिलकर के सारे निर्णय लेते हैं, तो उनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। तो वो कहलाती है कैबिनेट, ये उसको हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। और मंत्रिपरिषद जो होती है वो बड़ी होती है, यानी उसमें सभी मंत्री आ जाते हैं। तो इसको जो है संसदीय प्रणाली में जो कैबिनेट होता है, यानी कैबिनेट मंत्री का जो समूह होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, इसीलिए इसको जो है संसदीय शासन प्रणाली को कैबिनेट सरकार प्रणाली भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर जो है इसके गुण में क्या लिखा हमने, निरंकुशता की संभावना कम है, उत्तरदायी सरकार है, और यहाँ टकराव की स्थिति नहीं है। और इसमें एक और रहता है, इसमें जो है वैकल्पिक सरकार की संभावना रहती है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, यानी कि अगर बीच में सरकार गिर जाए तो फिर कोई दूसरा दल या दूसरा व्यक्ति अपना बहुमत बना करके फिर से सरकार बना सकता है। यानी वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था का ऑप्शन इसमें है। जैसे कि एक दल का बहुमत अगर गिर गया तो दूसरा दल अगर बहुमत साबित कर पाए तो फिर वो अपनी सरकार बना लेगा, यानी वैकल्पिक सरकार की संभावना यहाँ पर खुली रहती है। और दूसरी चीज़ है, देखिए व्यापक प्रतिनिधित्व होता है इसमें, प्रतिनिधित्व। अब ये कैसे हुआ इसको समझिए। व्यापक प्रतिनिधित्व अध्यक्षात्मक वाली सरकार में नहीं होता है, इसमें होता है। कैसे? देखो, अध्यक्षात्मक वाली सरकार में हमने आपको बताया था कि वहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी मर्जी से मंत्रियों को चुनता है, और वो ऐसे लोग होने चाहिए जो कांग्रेस में ना हो, यानी विधायिका में से होने नहीं चाहिए। और जनता तो विधायिका में चुन के भेजी है, तो उसमें से मंत्री नहीं बनाते हैं, वो बाहर से मंत्री लाते हैं। तो वो राष्ट्रपति की मर्जी पर है, वो जिसको योग्य समझे, जिसको टैलेंटेड समझे, विशेषज्ञ समझे, उसको मंत्री बना लेता है। तो उसमें क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सबके प्रतिनिधि हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कमज़ोर वर्ग देश में रहता है उसका भी कोई प्रतिनिधि आवश्यक नहीं है कि मंत्रिपरिषद में आ जाए।
हो सकता है कोई टैलेंटेड उनकी नज़र में ना निकला हो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद का गठन होगा वो उन्हीं में से होगा जो जनता द्वारा चुन करके सांसद आए हैं, उन्हीं में से लेना है। तो जब उन्हीं में से लेना है तो वो सभी जनता के द्वारा चुन करके भेजे गए हैं, इसीलिए उसमें सबका प्रतिनिधित्व होता है। तो यहाँ पर व्यापक प्रतिनिधित्व पाया जाता है। तो ये इसके हैं गुण। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई व्यवस्था में सब गुण ही गुण हो, दोष न हो। तो फिर इस व्यवस्था में भी कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। तो अब हम देखें कि इसमें दोष क्या हैं। देखिए, तो पहला दोष तो ये है कि ये बहुमत पर आधारित सरकार होती है। ये जो कार्यपालिका गठित होगी वो बहुमत पर आधारित होगी और बहुमत बीच में गिर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सरकार का, इस प्रणाली की सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है कार्यकाल निश्चित नहीं है, कार्यकाल निश्चित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो पहला ये दोष हो गया। अध्यक्षात्मक वाले में कार्यकाल निश्चित था। तो जब कार्यकाल निश्चित नहीं है तो क्या योजनाएं नियमित रहेंगी, निरंतर रहेंगी? ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मेरा आज बहुमत है, मैंने एक योजना बनाई लॉन्ग टर्म के लिए और 3 महीने बाद मेरा बहुमत गिर गया, मेरी सरकार गिर गई, अगली सरकार आ गई तो अगली सरकार ने उस योजना को उतना वरीयता नहीं दी या उसको बंद कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर योजनाओं की निरंतरता निश्चित नहीं है। यहाँ पर क्या है, नीतियों की निरंतरता नहीं है, नीतियों की निरंतरता नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर हमने बताया कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उन्हीं में मुख्य रूप से शक्तियाँ बटी रहती हैं। तो कैबिनेट कभी कभी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है। अगर अच्छे खासा बहुमत है सरकार के पास में तो फिर कैबिनेट जो है वो निरंकुश भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है कैबिनेट, मंत्रिमंडल आप कह सकते हो, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल। हमने मंत्रिमंडल आपको बता ही दिया। मंत्रिपरिषदों में से एक छोटा सा भाग यानी कुछ मंत्रियों का समूह जो होता है, जो विशेष रूप से प्रधानमंत्री के क्लोज रहते हैं और वही और प्रधानमंत्री मिलकर मुख्य रूप से सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो वही जो है मंत्रिमंडल होते हैं। तो कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल जो है वो अत्यधिक शक्तिशाली हो सकता है, अत्यधिक शक्तिशाली हो सकता है, हमेशा नहीं, लेकिन ये निर्भर करेगा कि उनके पास बहुमत कितना है, सरकार कितनी मजबूत है। तो अत्यधिक जब शक्तिशाली हो सकता है तो फिर वो निरंकुश हो सकता है, यानी निरंकुश हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है, बहुमत पे निर्भर करेगा, हो सकता है। और एक कमी यहाँ पर ये आ गई कि अकुशल नेतृत्व, अकुशल व्यक्ति द्वारा शासन हो सकता है। देखो, चूंकि ये जनता द्वारा चुन करके आते हैं तो उसमें जो सभी सांसद हैं कोई ज़रूरी नहीं है वो विशेषज्ञ हों, वो अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, इसीलिए इलेक्शन होकर के जीत करके आ गए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर कोई विशेषज्ञता हो। तो इसीलिए चूंकि उन्हीं में से मंत्री बनाना है तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो हो सकता है कि वो अकुशल हों और उन्हीं में से लेना पड़ जाए हमें मंत्री। तो अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन की संभावना रहती है। संभावना लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है, संभावना रहती है। इसको आप समझ गए होंगे आशा। जैसे भारत में पहले अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका में राष्ट्रपति के पास चॉइस रहती है। अगर उसको किसी को स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, स्वास्थ्य का काम देना है, तो उसके पास चॉइस है, वो अपने मनपसंद जो जिसको वो सबसे बेहतर व्यक्ति समझे उसको वो स्वास्थ्य के काम को दे सकता है। तो ऐसे में हर एक सरकार टैलेंटेड आदमी को ला सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री किसको लेकर के आएगा? जो पहले से जीत करके आए हैं उन्हीं में से ही बाध्यता है लेना। या फिर अगर बाई चांस आपने बाहर से एक व्यक्ति को उठाया भी तो 6 महीने के लिए बना पाओगे, 6 महीने बाद उसको कहीं ना कहीं से इलेक्शन लड़वा के आपको मेंबरशिप दिलानी पड़ेगी। तो फिर यहाँ भी बहुत बाध्यता है। तो हो सकता है कि आपको कुशल व्यक्ति ना मिल पाए, तो अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन की संभावना बन जाती है यहाँ पर।
और एक चीज़ और आती है इसके दोष में, और वो ये है कि ये जो है सक्त के पृथक्करण का जो है विरोध में है। सक्त के पृथक्करण सिद्धांत के विपक्ष में है, या विरोध में है, या पालन नहीं करता है। देखो, सक्त के पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है? सक्त के पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि सरकार के जितने भी अंग हों, 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, वो पृथक पृथक होने चाहिए। उनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, अंतर संबंध नहीं होने चाहिए, बिल्कुल उनके पावर्स अलग अलग होने चाहिए। तो अमेरिका में तो आपने देखा कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका बिल्कुल पृथक हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्यपालिका और विधायिका में संपर्क है, कार्यपालिका और विधायिका में संपर्क है, सेम टू सेम आदमी वही हैं। तो यहाँ पर जो है विधायिका और कार्यपालिका में पावर्स का स्पष्ट जो है सेपरेशन नहीं है। हालांकि न्यायपालिका पृथक है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन 2 के बीच में ओवरलैपिंग जरूर है, ज़्यादा है। तो सक्त के पृथक्करण के सिद्धांत का ये विरोधी है। यहाँ पर तीनों अंग जो हैं वो बिल्कुल पृथक नहीं हैं, पूर्ण रूप से नहीं है। तो ये इसके हैं दोष। अब इतने गुण हैं और इतने दोष हैं, अब आपको ये समीक्षा करनी है कि इन गुणों को और इन दोषों को देखते हुए भारत की संविधान सभा ने ये प्रणाली क्यों चुनी। क्या ऐसे रीजंस रहे जो भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली का चुनाव किया गया, बशर्ते इसके इतने गुण और इतने दोषों को देखते हुए। तो देखिए, कारण आपको जानने होंगे। कारण आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब आपसे प्रश्न आएगा कि भारत के लिए कौन सा बेहतर है, तो आपको ये पॉइंट बहुत काम करेंगे, क्योंकि भारत की क्या परिस्थितियां रही थी जिसमें इस शासन प्रणाली को लाया गया। तो भारत में इस व्यवस्था को लाने का कारण, लाने के कारण क्या थे, इस पे चर्चा करेंगे हम। जैसा हमने बताया कि जब संविधान सभा में प्रश्न उठा कि कौन सा लाया जाए, अध्यक्ष वाला लाया जाए या ये संसदीय शासन लाया जाए, तो उसमें कहा गया कि अध्यक्षात्मक वगैरह लाएंगे तो स्थायी बनेगा, यानी टेन्योर 4-5 साल जो भी हम रखेंगे एक स्थायी सरकार बनेगी, लेकिन उत्तरदायी नहीं होगी। अगर ये प्रणाली लाते हैं तो उत्तरदायी सरकार बनेगी लेकिन स्थायी नहीं होगी, बीच में गिर जाएगी। तो फिर बहुत बहस हुई, काफ़ी विचार विमर्श के बाद में ये निष्कर्ष निकला कि उत्तरदायी वाला ठीक है, यानी जवाबदेह सरकार बने, भले ही वो कम दिन चले, बहुमत अच्छा आ जाएगा, अगर अच्छा काम करेगी तो पूरा कार्यकाल भी वो निपटाएगी। तो उत्तरदायी होना जरूरी है, क्योंकि हमने संघर्ष ही इसीलिए किया कि अंग्रेज़ों की सरकार जो होती थी वो उत्तरदायी नहीं होती थी। तो हमने इतने दिन एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए ही संघर्ष किया, और हमें जब अब मौका मिल रहा है तो हम उत्तरदायी सरकार को कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहला जो लॉजिक है वो है उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार के लिए हमने इस व्यवस्था को चुना था, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक भी आप दोगे, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए तो आज़ादी ढूंढ रहे थे। अगर अंग्रेज बहुत उत्तरदायी सरकार ही होते, जनता का कल्याण कर रहे होते, हमारे प्रति जवाबदेह होते, तो फिर हो सकता है इतना विरोध नहीं होता। तो जिन चीज़ों के लिए, जिन मूल्यों के लिए हमने संघर्ष किया, उसी मूल्य को हमने स्थापित किया, उत्तरदायी सरकार हमने बनाई, और उत्तरदायी सरकार इसी व्यवस्था में बन सकती थी, इसीलिए हमने इसको चुना। दूसरा देखिए, दूसरा कारण ये था कि प्रणाली ये जो थी, इस प्रणाली से परिचित होना, यानी कि ये जो संसदीय शासन प्रणाली थी इसी से हम परिचित हैं। देखिए, इसी व्यवस्था की बात हो रही है सब। ऐसा परिचित क्यों थे? क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे और अंग्रेज़ों की प्रणाली क्या थी, वही संसदीय शासन प्रणाली। और भारत में जब धीरे धीरे उन्होंने जो है सदनों का निर्माण किया, विधायिका बनाई, तो इसी प्रणाली को वो ले करके आए। तो भारत के लोग भी उसमें धीरे धीरे सम्मिलित हुए। आपने पढ़ा हुआ है इतिहास में कि किस तरह भारतीयों को भी शासन प्रशासन में जाने का मौका मिला, थोड़ा थोड़ा करके मिला, लेकिन मिला। तो भारतीय किस व्यवस्था को अच्छी तरीके से समझ रहे थे, किस व्यवस्था में ज़्यादा परिचित थे, जो वहाँ चल रही थी। तो अंग्रेज़ों की व्यवस्था जो चल रही थी, संसदीय शासन प्रणाली,
उसी प्रणाली से भारतीय भी अनुभव ले रहे थे, उसको सीख रहे थे। तो अचानक से एक नई व्यवस्था को लाते तो उसको सीखने समझने में हमें काफ़ी वक्त लगता, तो वैसे में शासन बिगड़ भी सकता था। तो हमने जो व्यवस्था सीखी हुई थी, जो हमारे यहाँ चल रही थी, जिससे हम परिचित थे, उसी व्यवस्था को हमने अपनाना जो है वो उचित समझा। तो हमने एक रीजन दिया कि प्रणाली से हम परिचित थे। दूसरा देखिए, जिस समय भारत की संविधान सभा बनी, संविधान बन रहा था, तो उसी समय भारत में जो है संघर्ष भी चल रहा था। हिंदू मुस्लिम के बीच में संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष चल रहा था। तो हमने ये देखा कि भारत बहुत संघर्ष में है, विभाजन भी हुआ है। इतना संघर्ष की स्थितियों में एक सरकार ऐसी आए जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच में टकराव की स्थिति हो, तो ऐसे में हम नीतियों को कैसे लागू कर पाएंगे। तो हमें एक ऐसी सरकार चाहिए थी जहां कार्यपालिका और विधायिका में टकराव ही ना हो, ताकि हम आसानी से इन परिस्थितियों में, उस समय जो परिस्थितियां थी उसमें हम नियमों को निरंतर आगे चला पाएँ, यानी जो विधि बनाएं आसानी से उसे हम लागू कर पाएँ। तो ऐसा किस में हो सकता है? इस प्रणाली में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वही लोग विधायिका होते हैं, वही लोग कार्यपालिका होते हैं, इसीलिए आराम से वही विधि बना लेते हैं, फिर उसको लागू कर देते हैं। तो उन परिस्थितियों में ऐसा करना जरूरी भी था, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका में टकराव न हो। कार्यपालिका एवं विधायिका में टकराव नहीं चाहते थे। ऐसी परिस्थितियां थी कि अगर ये भी हो जाता, यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका के बीच में टकराव की स्थिति हो जाती, तो नीतियां बनाना बहुत मुश्किल हो जाता उस समय की परिस्थितियों में। इसीलिए हमने ये व्यवस्था लाई। और देखिए, एक कारण ये था कि जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज की विविधता, अब देखिए, जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, और भारत में भारतीय समाज जो है वो बहुत विविधतापूर्ण था, और इसी के द्वारा हमें व्यापक प्रतिनिधित्व की ज़रूरत थी। प्रतिनिधित्व, ताकि हर वर्ग से, हर जगह से, हर समुदाय से, हर धर्म से लोग संसद में पहुंच सकें और वो अपना नेतृत्व दे सकें अपने जनता का। तो ऐसे देशों में जहां पर विविधता बहुत ज़्यादा होती है, वहां पर व्यापक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और वो इसी प्रणाली में मिल सकता है। जैसे इसके गुण में आपने देखा कि इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। अध्यक्षात्मक अगर प्रणाली हम लाते तो फिर व्यापक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। इसीलिए हमने जो है ये संसदीय शासन प्रणाली का चुनाव किया। तो ये इसके रीजंस हैं जिसको आप जस्टिफाई करेंगे अपने लॉजिक के आधार पर कि इसीलिए हमने इस व्यवस्था को चुना था। और बीच में कुछ मांगे उठने लगी कि कौन सी प्रणाली भारत में होनी चाहिए। कुछ लोग तर्क देने लगे कि अध्यक्षात्मक वाली ज़्यादा पावरफुल है, उसको लाना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति, जिसने मूल कर्तव्य जोड़ने का जो है सिफारिश दिया था, उसी समिति ने इस पर भी विचार किया था। तो 1975 में वो समिति बनी थी, 1976 में रिपोर्ट आई। तो उसमें स्वर्ण सिंह समिति ने भी जो है अपनी सिफारिश में कहा कि जो संसदीय शासन प्रणाली है यही भारत के लिए उचित है। अध्यक्षात्मक प्रणाली जो है भारत के संदर्भ में उचित नहीं है। और जिन गुणों और दोषों की हमने दोनों चैप्टर्स में चर्चा की है, उसको आप विधिवत देखिएगा तो आप भी ये निष्कर्ष निकालेंगे कि भारत के लिए कौन सी प्रणाली बेहतर है। तो वो संसदीय शासन प्रणाली अब भी बेहतर दिखाई पड़ती है उसके अध्यक्षात्मक की तुलना में। ऐसा नहीं कि अध्यक्षात्मक बहुत गड़बड़ है या ख़राब है भारत के लिए, लेकिन उसकी तुलना में अभी वर्तमान तक जो है संसदीय शासन प्रणाली भारत में बेहतर। हमने जो है 70-75 वर्ष जो है इतने निकाले हैं इसी व्यवस्था में, और हमने इसको बखूबी सीखा है। इसके साथ हम रच बस गए हैं और विकास भी हमने काफ़ी किया है। तो इसलिए इस व्यवस्था को बदला जाना कोई आवश्यक नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को भी समझ लिया और संसदीय शासन प्रणाली को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो एक क्वेश्चन आता है कि संसदीय और अध्यक्षात्मक की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए, यानी दोनों में आपको तुलना करनी है। या फिर पूछा जा सकता है कि भारत और ब्रिटेन की प्रणाली तो एक ही है, लेकिन इनमें क्या अंतर है। तो इन दोनों बातों पर हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्या इनमें अंतर है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।